अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको मिस्र की कदीम तहज़ीब की कहानी सुनाएंगे। आप इसको इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहते हैं। मिस्र में ये तहज़ीब हुई और ये जो आपका सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। आपको पहले भी बताया था कि आर्कियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हम मिस्र और मेसोपोटामिया की तहज़ीबों को इसलिए देखते हैं कि हम कंपेयर कर सकें कि हमारी जो वादी सिंध की तहज़ीब है, हड़प्पा की तहज़ीब है, मोहनजोदड़ो की तहज़ीब है और ये जो टक्सला की तहज़ीब है जिसे आप गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं, इन तहज़ीबों में और उन तहज़ीबों में क्या डिफरेंस था और हमारी तहज़ीबें जो हैं वो भी उस दौर की तहज़ीबें थी जिस दौर में दुनिया के अंदर कदीम तहज़ीबें आबाद थीं। अच्छा, मिस्र को कदीम तहज़ीब का गहवारा कहा जाता है। ठीक है, मिस्र में जो मौजूद तारीख़ी आसार हैं ये पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। अच्छा, मिस्री मम्मियाँ मशहूर हैं। ये मम्मी वो नहीं है जो आप मम्मा कहते हैं, ये वो वाली मम्मी नहीं है। ये कुछ लाशें होती थीं, कुछ बादशाहों की लाशें, उनको कुछ ख़ास किस्म का पाउडर या केमिकल लगा के उनको फॉर एवर महफूज कर दिया जाता था। तो पूरी दुनिया में जो मिस्र की पहचान है वो मम्मियाँ हैं, हनूद शुदा लाशें उन्हें कहते हैं, केमिकल वाली लाशें। अच्छा, इस मुल्क को फ़िरऔन और हज़रत मूसा के हवाले से इंसानी तारीख़ में भी ख़ुसूसी मकाम हासिल है। ठीक है, कदीम मिस्र के रहने वाले लोग अपने ज़माने के माने हुए नामवर और शोहरत याफ्ता तहज़ीब के मालिक थे। इनकी तहज़ीब से बहुत बड़ा इलाका मुतासिर हुआ। अज़ीज़ तुलबा, तकरीबन 8000 साल पहले मिस्री जो लोग थे, मिस्र के लोग, वो किसान थे, खेती बाड़ी करते थे और फिर चंद सदियों ही में दुनिया की ताकतवर कौमों में इनका शुमार होने लगा। मिस्र में बादशाहों, अच्छा, जो मिस्र के बादशाह थे उन्हें फ़िरौन कहा जाता था। हम जो बात करते हैं ना फ़िरौन की, ये एक फ़िरौन की हम बात करते हैं कि जिसका ज़िक्र कुरान में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो दुश्मनी थी। लेकिन मिस्र के जो बहुत सारे बादशाह थे फ़िरौन थे, उनमें ख़वातीन भी थीं बादशाह, उनको भी फ़िरौन या फ़िरौना कहा जाता था। तो ये उस ज़माने में मिस्र में बादशाहों के लिए मकबरे तामीर किए जाते थे और ये मकबरे दरियाए नील के मगरबी किनारे पर होते जहाँ सूरज गुरूब होता है। वो इस अकीदे के कायल थे कि इनका बादशाह मरा नहीं बल्कि सूरज देवता से मिलने गया है, यानी सूरज उनका देवता था और उससे मिलने गया है। कदीम जो मिस्री लोग थे ये दरियाए नील के किनारे आबाद थे, जहाँ पानी की बहुतात की वजह से वो खेती बाड़ी कर सकते थे। ये लोग दूर दराज की दुनिया के बारे में नहीं जानते थे, अलबत्ता एशिया और अफ्रीका के बारे में इनको खासी मालूमात थी। इनके जो सौदागर थे, जो इनके ताजिर थे, जो इनके ट्रेडर्स थे, वो नज़दीकी ममालिक से लकड़ी, सोना, हाथी के दांत, गरम मसाले और बंदर वग़ैरह ले के आते थे और तिजारत करते थे। बंदरों की भी तिजारत होती थी। अच्छा, मिस्री लोग उम्दा तर्ज पर खेती बाड़ी करते थे, आला तर्ज की, और इस वजह से वो जल्द दौलतमंद हो गए थे। ये अपने देवताओं के लिए आला दर्जे की खूबसूरत इबादत गाहें भी तामीर करते थे। देवताओं के लिए इनके पास फ़ौज थी, बहरी जहाज़ थे और आला निज़ाम मौजूद था। इनके माहिर फ़ल्कियात सितारों का इल्म जानते थे और माहिर कारीगर सोने चांदी के बेहतरीन ज़ेवरात तैयार करते थे। ये थी मिस्र की तहज़ीब। तो अज़ीज़ तुलबा, इस दौर में जब हम कदीम मिस्र के ज़माने की बात करें, मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था और वो उन्हें देवता जैसा मकाम देते थे। जो लोग थे अपने बादशाहों को, फ़िरौनों को देवता की तरह समझते थे।
दुनिया की पहली खातून हुक्मरान का ताल्लुक भी कहा जाता है कि मिस्र से था। इंसानी तारीख़ की अव्वलीन खातून हुक्मरानों में शामिल थी और उसका भतीजा जो था एक छोटी उम्र में, वो क्या कहते हैं कि कम सन भतीजा था, कम उम्र, वो छोटी उम्र में तख्त नशीन हुआ तो उस खातून को मिस्र पर हकूमत करने की इजाज़त दी गई कि आप कायम मकाम के तौर पर हकूमत करें। जिस तरह बिलावल भुट्टो जब आए बेनज़ीर की वफ़ात के बाद तो वो चेयरमैन थे और कहा गया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब शरीक चेयरमैन हैं, हिस्सेदार हैं, कायम मकाम हकूमती, बिलावल बच्चा भी छोटा है तो इसकी जगह इसके जो पापा हैं वो हकूमत करेंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही था, उसको दावत दी गई कि जब तक वो बड़ा नहीं होता, जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक ये खातून हकूमत करेगी। लेकिन मलका जब हुक्मरान बन गई हैं तो हकूमत बन उसके हाथ में आ गई तो उसको ऐसा चस्का लग गया इक़्तिदार का कि फिर उसने कभी अपने भतीजे को हकूमत करने की ना दावत दी ना उसको कोई मौका दिया, कभी हुकूमत नहीं, फिर वो आखिर तक खुद ही वो रही। तो फ़िरौन जो थे ये आम तौर पर ताज पहनते थे। बाज़ औक़ात फ़िरौन वो ताज जो था पहनते थे तो एक ताज पहनते, बाज़ औक़ात दो ताज पहनते थे बैक वक्त। तो ये ताज मिस्र के दो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की निशानदही करते, नहीं एक ताज के ऊपर दूसरा ताज, तो ये दो इलाक़ों की, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की निशानदही करते थे, दो शहरों की। अच्छा, लक्सर शहर में मिस्र के कई आसार कदीमा मौजूद हैं। लक्सर एक शहर था, उसमें मिस्र के कई आसार कदीमा मौजूद हैं। कदीम इसे बादशाहों की वादी भी कहा जाता है। ये शहर दरियाए नील के ऐन किनारे वाक़ है, इसीलिए ये फ़िरौनों का मंजूर नज़र और दारुल हुकूमत रहा। दरिया के किनारे ना खूबसूरत नज़ारे देखते थे। उन्होंने इस शहर में बेशुमार इमारतें तामीर करवाईं। यहाँ फ़िरौनों के बहुत सारे मकबरे भी मिले हैं। ठीक है, तो इनमें एक फ़िरौन था तोतन खामन, उसका नाम था। ते से आइए, तो ऐसे नहीं है, ते वाओ ते नून तोतन और ख़ै अलिफ मीम नून खामन, तोतन खामन। और उसकी बीवी थी सीती। तो सीती का मकबरा और तोतन खामन का मकबरा बहुत शानदार मकबरे थे अपने दौर के। कदीम मिस्र के आसार देखने के लिए आज भी दुनिया भर से सयाह आते हैं और मिस्र का रुख करते हैं। अच्छा, अब कदीम मिस्री तहज़ीब की अगर हम बात करें, इसकी क्वालिटीज़ की बात करें, तो जब कदीम मिस्री तहज़ीब का ज़िक्र आता है तो अमूमन अहराम मिस्र और इनकी तामीर के बारे में सबका ध्यान जाता है। दो चीज़ों के बारे में ध्यान जाता है। एक तो अहराम मिस्र जो उन्होंने बड़े बड़े महल तामीर किए, बड़े बड़े पत्थरों से, जिन्हें देख के इंसान हैरत ज़दा हो जाता है। और दूसरा मम्मियाँ जो उन्होंने लाशों को हनूत किया, केमिकल लगाए, उस ज़माने में मसाले लगाए और तो ये चीज़ें। लेकिन ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। मिस्र की तहज़ीब जो है उसके बारे में बहुत सारी अहम मालूमात हैं, उनमें से हम चंद मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि तालीम, ये सारी चीज़ें आप सुनते जाएंगे ना तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो दिमाग में रह जाएं वो पेपर में लिख लीजिएगा, जो रह जाएंगी तो वो रह जाएंगी, तो कहानी की शक्ल में इसको आप लिखिएगा। ठीक है, तालीम, इस दौर में तालीम को बहुत अहमियत हासिल थी। मिस्र के तहज़ीब में किसानों के बच्चे लिखने पढ़ने की इब्तदाई महारत के साथ एग्रीकल्चर की खसूसी तालीम भी हासिल करते थे। जो मिडिल क्लास ख़ानदान थे वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए इबादतगाहों में भेजते थे, जबकि जो एलीट क्लास के लोग थे, अशराफिया के बच्चे थे, अमीर लोगों के बच्चे थे, वो तालीम और तरबियत के लिए अलग मदारिस में जाते थे, जिसमें उनके लिए
अलग मदारिस का, अलग मुअल्लिमीन का इंतज़ाम होता। उस ज़माने में मंतक, रियाजी और रूहानियत की तालीम सब के लिए लाजमी थी। और कहते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र 13 साल से 19 साल मुकर्रर थी। आज तो हम 2.5 साल का बच्चा स्कूल छोड़ा था कि जी मामा को तंग करता है तो स्कूल दाखिल कराओ, सेट हो जाए हैं। तो उस ज़माने में जो पढ़ने की उम्र थी 13 से 19 साल थी। और आज का हम क्या करते हैं कि 5 साल का बच्चा 4 साल का 3 साल का दाखिल होता है और उसको हम 30 साल तक पढ़ाते रहते हैं कि जी अब तुम BA कर लो, अब तुम B.Ed कर लो, अब तुम दूसरा MA कर लो, अब तुम पहला MA कर लो, हैं, एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री। तो हमने डिग्रियों का एक कारोबार बनाया हुआ है। हालांकि लर्निंग बच्चों की कम होती है, तो 13 से लेकर 19 साल तक सारा कुछ सिखा देते और 19 साल में बच्चा जो था वो फील्ड में चला जाता, अपना खेती बाड़ी करता या वो अपने जो भी उसको काम होता मुआशरे के अंदर एक शहरी बन जाता। फिर वहाँ पे अगर हम बात करें सिनफ़ी तफरीक की, सिनफ़ की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर या सेक्स की बुनियाद पर तफरीक की बात करें तो वहाँ पे कहते हैं कि उन फ़िरौनों के ज़माने में मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क का तस्वुर नहीं मिलता, कोई आसार नहीं मिलते। अक्सर राइटर्स यही कहते हैं, रिसर्चर यही कहते हैं कि कानूनी तौर पर औरतों और मर्दों को बराबर दर्जा हासिल था। औरतें वरासत अपने नाम पे रखती थीं, अपनी मलकियत के उनके पास अपनी जायदादें होती थीं और वो फिर अपने माल में, अपनी मलकियत में से खुद वसीयत भी लिखा करती थी कि मेरे मरने के बाद ये माल किसका हो। उनकी पावर होती थी। ज़राअत का निज़ाम था तो औरतें खेतों में मर्दों के साथ मिलकर काम करती थीं। भारी काम, मजबूत जिस्मानी औरतें होती थीं और ख़ूबसूरत औरतें होती थीं। अच्छा, बादशाह के मनसब पर भी कई ख़वातीन रहीं। तो कुछ राइटर्स इक्का दुक्का जो हैं वो ये कहते हैं कि इनके दरमियान फ़र्क था मर्दों और औरतों के दरमियान। उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि जो उनकी इबादत गाहें थीं वहाँ जो उनका बड़ा होता था, जैसे हमारे यहाँ इमाम होता है मुसलमानों में, हिंदुओं में पंडित होता है, क्रिश्चियंस में पादरी होता है, तो उनके यहाँ काहिन कहते थे उस ज़माने में उनको। तो औरतें जो थीं वो उसमें काहिन नहीं बना करती थीं, वो सिर्फ मर्द ही होते थे। तो इसका मतलब ये है कि औरतों के साथ कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा जो था वो फ़र्क रवा रखा जाता था। ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर जो था वो मर्दों और औरतों के दरमियान कोई ऐसा फ़र्क नहीं रखा जाता था। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात कि शेर व अदब पर भी मिस्री तहज़ीब में बड़ी तवज्जो दी जाती। अशार में बड़े बेहतरीन तख़य्युल होते थे और बहुत सारे जो माहिरीन हैं आसार कदीमा ने, उन्होंने ऐसी तख्तियाँ दरियाफ़्त की जिन पर उस अहद के शुअरा के जो शेर थे, अशार थे, वो लिखे हुए थे। तो वो फिर बाद में उनका तर्जमा भी किया, तो अंग्रेज़ी में भी तर्जमा किया कनाडा के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ अल्फाज में। इसी तरह शेर की मुख्तलिफ़ असनाफ़ थीं, जैसे गज़ल है, नज़म है, इन सारी चीज़ों पर लिखा जाता था। दीनी और तालीमी अशार भी लिखे जाते थे। शादी के मौके के लिए जो है वो अलग तरह के गीत लिखे जाते थे, शायरी की जाती थी। अच्छा, ये मोहब्बत और रोमांस जो है ये उस ज़माने से भी किया जाता था। ठीक है, आज जिस तरह आप इजहार मोहब्बत करते हैं ना, और कभी आप महबूब से गिला भी करते हैं। वो एक शेर याद आया ना, दुआएं हमने मांगी थीं, बहारें औरों ने लूटी। दुआएं हमने मांगी थीं, बहारें औरों ने लूटी, हमें बहुत नागवार गुजरा सनम तेरा जवां होना। तो ये जो मोहब्बत का और ये जो चीज़ें थी, ये शायरी उस ज़माने में भी थी।
मैं आपको मिस्र की एक दो गज़लों के तर्जमे सुना देता हूँ जो अंग्रेज़ी में किए गए। उनकी मिस्र की तहज़ीब के जो लैंग्वेज थी उससे फिर कुछ लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। वो एक शायर के शेर था, मैं घर से नहीं निकलूँगा और बिस्तर पर सो जाऊँगा, मैं घर से नहीं निकलूँगा और बिस्तर पर सो जाऊँगा, झूठ बोल दूँगा और कहूँगा मैं बीमार हूँ। सब मुझे पूछने और तीमारदारी के लिए आएंगे, सब मुझे पूछने और तीमारदारी के लिए आएंगे, इनके साथ मेरी महबूबा भी आ जाएगी। देखो ना कितना ज़हीन शायर था। और हमारे जो पाकिस्तानी शायर हैं वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि खुदा करे सारे हसीनों के बाप मर जाएं, खुदा करे सारे हसीनों के बाप मर जाएं, बहाना मौत का हो और हम उनके घर जाएं। और इसी तरह एक और शेर का मैं सुनाता हूँ आपको जो मिस्र की तहज़ीब के अशार थे। वो कहता है एक शायर कि जैसे शराब और पानी मिलकर यकजान हो जाते हैं, जैसे शराब और पानी मिलकर यकजान हो जाते हैं, मेरी रूह में तुम्हारी मोहब्बत यूं ही जज़ब हो गई है। कोई उसका एक ट्रांसलेशन था। अच्छा, थोड़ा सा मैं दो तीन चीज़ और बता दूं दिलचस्प उनकी आदात के बारे में, रहन सहन के बारे में, कि जो वो ज़माना था कदीम मिस्र का जब फ़िरौन हुकूमत करते थे तो लोग सोने के लिए जो तकिए इस्तेमाल करते थे वो पत्थर के तकिए होते थे। समझ में आ रही है बात? पत्थर के तराशे हुए मखसूस तकिए होते थे। और वो हम तो कहते हैं कि जी नरम तकिया हो, गद्दा हो, खूबसूरती हो, नफासत हो, वो हार्ड तकिए रखते थे पत्थर के तराशे हुए। अच्छा, एक और बड़ी चीज़, बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत रखते थे। आज आप लोग भी अगर घरों में बिल्ली पालें, कोई बिल्ली पाले तो मम्मा डंडा लेके पीछे लगे कि भाई बिल्ली घर में ले आओ। वो लोग बड़ी बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। मिसाल के तौर पर इतनी मोहब्बत करते थे बिल्लियों से कि उनकी पूजा भी करते थे। अगर किसी के घर में बिल्ली फौत हो जाती तो तमाम घर के जो अफराद होते थे वो इतने गमगीन होते थे, इतने दुखी होते थे कि अपनी आईब्रो मुंडवा देते थे। और अगर कोई बंदा बिल्ली को कत्ल कर देता तो उस बंदे को कत्ल किया जाता, यानी बिल्ली को कत्ल करने पर मौत की सज़ा दी जाती थी मिस्र की तहज़ीब में। अच्छा, मिस्र के जो लोग थे मज़हबी एतबार से उनके बहुत सारे देवता थे, बहुत सारे उनके खुदा थे, ठीक है। तो उन देवताओं की या उनके खुदाओं की जिनकी वो पूजा करते थे उनकी तादाद 1400 थी। क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे ना, तभी इकबाल ने कहा वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, गरां कहते हैं भारी, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। और फिर जो बादशाह तख्त नशीन होता वो अपनी इबादत का हुक्म जारी करता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मैं देवता हूँ, मेरी इबादत करो। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जो हुकाम होते थे ना, चंद हुकाम, वो मक्खियों से बड़ी एलर्जी खाते थे कि मक्खियाँ ना उनके ऊपर बैठें। आप मक्खी से बचने के लिए क्या करते हैं? सोचें ज़रा। और वो क्या करते होंगे ये भी सोचें। अब आप बोलेंगे सर सोचने के लिए टाइम नहीं है, पेपर की तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मक्खियों से महफूज करने के लिए अपने आस-पास कुछ ग़ुलाम बिठा देते। जो हुक्मरान होते या फ़िरौन होते या बादशाह होते, वो अपने आस-पास कुछ ग़ुलाम बिठा देते और वो जो ग़ुलाम होते उनके हाथों के ऊपर शहद मला जाता, उनके चेहरे पर भी या जिस्म के बाद हिस्सों पर शहद मल देते। अब जो भी को मक्खी आती तो मक्खी कहाँ जाएगी? शहद के ऊपर, बादशाह की तरफ जाएगी नहीं, ग़ुलामों पे जाएगी। और मक्खियाँ उन ग़ुलामों पर बैठती और जो
उनके बादशाह होते वो तंग ना होते। अच्छा, मिस्र की आखिरी जो ख़ातून थी, जो हुक्मरान थी, फ़िरौन या फ़िरौना, वो मिस्र की नहीं थी, वो यूनानी थी लेकिन मिस्र पर हुकूमत करती थी। उसका नाम था क्लोपेट्रा। नस्लन वो यूनानी थी, क्लोपेट्रा। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं। जब आपकी मंगनी होती है, जिन जिन की हुई है, या शादी होती है, वो क्या करते हैं? लड़का एक अंगूठी लेता है और लड़की को पहनाता है, होता है ना। और फिर लड़की जो है वो अंगूठी निकालती है और लड़के को पहनाती है। तो ये जो रस्म है, शादी के मौका पर लड़के और लड़की के दरमियान अंगूठियों का तबादला करना, ये सबसे पहले मिस्र की तहजीब से शुरू हुई। अच्छा, ये मिस्री लोग मोटे होते थे, ठीक है, क्योंकि वो शहद और तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो मोटापे का शिकार थे और उससे परेशान रहते थे। लेकिन दुबला होना खूबसूरती की अलामत समझा जाता था। और एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, आखिरी बात फिर ख़त्म करते हैं जी। बहुत दिलचस्प बात, हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 3 साल पहले एक कानून मंजूर किया। पहले हमारे पास कानून था कि कोई सरकारी मुलाजमा, कोई औरत जो गवर्नमेंट की नौकरी करती है, उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको मैटरनिटी लीव दी जाती थी, तकरीबन 2 या 3 महीने की। उसमें उसकी छुट्टियां भी नहीं कटती थी, उसको तनख्वाह भी मिलती थी, और वो छुट्टी कहते थे मैटरनिटी लीव, कि जी उसने, औरत का बच्चा हुआ, उसको आसानी चाहिए। तो 3 साल पहले एक नया कानून बनाया कि जिस बंदे के घर में बच्चा पैदा होगा, यानी जो बंदा बाप बनेगा, अगर उसके पास सरकारी मुलाजमत है तो उसको भी 10 दिन की छुट्टी दी जाएगी। पाकिस्तान का कानून है, पैटर्निटी लीव इसको कहते हैं, कि जो फादर है उसको भी छुट्टी दी जाएगी कि वो बीवी की खिदमत करेगा, बच्चे को उठाएगा, बच्चा रोएगा चुप कराएगा, है, मेहमान आएंगे तो उनको कोई सौदा राशन ला के देगा। तो अब पाकिस्तान में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, जिसके घर में बच्चा होता है, उसको 10 दिन की एक छुट्टी मिलती है, गिफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से। वो अप्लाई करता है और उसको मिल जाती है, फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वो देता है। तो ये हमारे यहाँ तो कानून बना कहीं मेरे ख़्याल में 2022 में या कब बना। लेकिन जब कोई ख़ातून मिस्र में, उस तहज़ीब में, आज से हज़ारों साल पहले कोई बच्चा जन्म देती थी, तो उसके शोहर को चंद दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी दे दी जाती कि भाई तुम घर जाओ और तुमने क्या करना है, घर वाले की खिदमत करनी है। तो ये सारी वो चीज़ें थीं जो आपको मैंने बताई, मिस्र की जो तहज़ीब है उस हवाले से। तो ये अज़ीज़ तलबा, होपफुली कि आपके लिए ये लेक्चर आज इतना मुफीद साबित होगा, इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला आपको इम्तहानों में कामयाब करे। मेरी खिदमत आपके लिए हमेशा हाज़िर होती हैं, और नेक्स्ट भी आपके जब भी पेपर होंगे, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करता रहूँगा। आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।